स्टूडेंट्स 15वीं वीडियो के साथ में लेक्चर 15 क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की घटनाएं, कौन सी घटनाएं? निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं के बारे में बातचीत हो रही थी। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। जो लैंगिक जनन की जो घटना है निषेचन पश्चात, उसमें हमने आपको युग्मनज का निर्माण बता दिया था। उसके बाद में दूसरी आती है भ्रूणोद्भव। तो डालें आप हेडिंग, देखिएगा भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव हम इसे ये भी कह सकते हैं भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, ध्यान दीजिएगा, या भ्रूणीय विकास, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा, हमने आपको बताया था उस समय कि निषेचन के द्वारा क्या बनता है? युग्मनज, द्विगुणित, एक कोश के द्विगुणित युग्मनज। यहां तक हमने आपको बता दिया था। अब इस के आगे का विकास जो होता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो ऐसा क्या घटित होता है इस एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में जिससे भ्रूण का उद्भव होता है? तो देखिएगा कि क्या परिभाषा बनती है इसकी। एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण द्वारा, कोशिका विभाजन, कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और फिर क्या होगा? कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है और क्या बन जाता है? बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणीय विकास, भ्रूण का विकास। तो इसकी क्या परिभाषा बनती है कि एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में, ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण से बहुकोशिकीय भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूणीय विकास या भ्रूणोद्भव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान देना। तो इसकी परिभाषा लिखें आप। एक कोशिकीय द्विगुणित, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण, कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण से बहुकोशिकीय भ्रूण बनने, कौन सा भ्रूण? बहुकोशिकीय भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखना, आप ब्रैकेट में कर सकते हैं समसूत्री विभाजन। तो क्या परिभाषा बनी इसकी भ्रूणोद्भव की? एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में
क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है। तो कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण से बहुकोशिकीय भ्रूण बनने की प्रक्रिया, तो ये युग्मनज की चेंज हो जाएगा बहुकोशिकीय भ्रूण में, यही क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब ध्यान देना कि जो द्विगुणित एक कोशिकीय युग्मनज था उसमें कोशिका विभाजन होता है, और कौन से प्रकार का, समसूत्री विभाजन, जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और कोशिका विभेदीकरण का मतलब होता है कि कोशिकाओं से ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होना। कोशिकाओं का विभेदीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें कोशिकाओं से ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता है, जिसके बारे में आगे लिखें आप, ध्यान देना। तो इसमें लिखें, आगे आता है आपके, देखिएगा ध्यान से, कि युग्मनज में कोशिका विभाजन, युग्मनज में कोशिका विभाजन कौन से प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं, समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो युग्मनज दो क्रिया होती है, कोशिका विभाजन जिसके द्वारा कोशिका संख्या में वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि होती है। दूसरा है जबकि, आगे देखो, जबकि कोशिका विभेदीकरण, दूसरी जो प्रक्रिया है कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण से विशिष्ट ऊतकों, कोशिका विभेदीकरण से विशिष्ट ऊतकों, टिश्यूज एवं अंगों, ऑर्गन्स, विशिष्ट ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंगों का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप, आगे लिखो, जिसके, फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है, मतलब जीव बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार गौर से देखें इस चीज को दोबारा, कि भ्रूणोद्भव की एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में क्या क्रिया होती है, कोशिका विभाजन होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसी प्रकार दूसरी क्रिया जो होती है विभेदीकरण, तो कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण से बहुकोशिकीय भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब भ्रूणोद्भव हो गया। अब इस भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि कोशिका, ध्यान देना, युग्मनज में कोशिका विभाजन से समसूत्री विभाजन प्रकार का होता है, जो क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और कोशिका विभेदीकरण से विशिष्ट ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता है जिससे जीव का निर्माण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि द्विगुणित जीवों में युग्मनज, जो द्विगुणित होते हैं जीव, द्विगुणित जीवों में युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः द्विगुणित संतति का निर्माण होता है, जबकि अगुणित जीवों में जो युग्मनज होता है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। ध्यान देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट करके लिखिएगा। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत इसको लिखिएगा अगले पॉइंट्स में।
नोट के अंदर लिखो इसको, नोट NOTE, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। इसमें क्या होता है कि द्विगुणित जीवों में, द्विगुणित जीवों में युग्मनज, द्विगुणित जीवों में युग्मनज में समसूत्री विभाजन, युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः द्विगुणित संतति का निर्माण होता है। पुनः द्विगुणित संतति का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि द्विगुणित जीवों में युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः द्विगुणित संतति का निर्माण होता है। परंतु अगला नोट है किंतु या परंतु, किंतु अगुणित जीवों में, किंतु अगुणित हैप्लॉइड जीव, किंतु अगुणित जीवों में कौन सा विभाजन होता है? युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन। किंतु अगुणित जीवों में युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। या फिर हम योग कह सकते हैं इसको, किंतु अगुणित जीवों में युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। योग करो आप पहले, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप पुनः अगुणित अवस्था, जिसके फलस्वरूप पुनः अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। पुनः अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। पुनः अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। तो ये आपका भ्रूणोद्भव हो गया है। तो इसी के साथ ही ध्यान देना, लैंगिक जनन में निषेचन की घटनाएं समाप्त होती हैं। अब इसका आगे का जो विकास होता है, ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण, आगे का जो विकास है कि भ्रूणीय विकास स्थल या भ्रूणीय उत्पत्ति स्थल के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा कि भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय उत्पत्ति स्थल के आधार प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। हम सुना होगा अंडज, अंडे देने वाले, ये अंडे से अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले, और दूसरा है जरायुज या पूर्ण विकसित बच्चे देने वाले, और एक और टर्म आते हैं दोनों के बीच की अंड जरायुज, अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं ओविविपेरस या अर्धविकसित भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसके बारे में भ्रूण बन गया, बहुकोष के भ्रूण। अब प्रश्न ये उठता है कि आगे का जो विकास है इसके आगे जीवों का, वो कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे हम। तो भ्रूणीय स्थल आपने देखा होगा, बहुत सारे प्राणी जो हैं अंडज होते हैं और पर्यावरण में उचित स्थान में अंडे देते हैं, और अंडों में ही पूरे जीव का निर्माण होता है। तो आप हेडिंग डालें आप कि भ्रूणीय विकास स्थल के आधार पर प्राणी, भ्रूणीय विकास स्थल
भ्रूणीय विकास स्थल के आधार पर, भ्रूणीय विकास स्थल हम ये भी कह सकते हैं भ्रूण उत्पत्ति स्थल के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना कि भ्रूणीय विकास स्थल या भ्रूण उत्पत्ति स्थल के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसमें लिखें आप प्राणी, आगे लिखें निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपके, ध्यान देना, अंडज। अंडज, इसे हम ये भी कह सकते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक, इसे हम बोलेंगे ओवीपेरस, इंग्लिश में ओवीपेरस, PAROUS, ओवीपेरस। तो ध्यान देना, अंड जय, जन्म लेने वाला किससे? अंडे से। तो पूरा भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडे में होता है। और अंडे से बाहर स्पर्म द्वारा क्या निकलता है? नए जीव का निर्माण होता है। या अंडप्रजक, अंडे से जन्म लेने वाला। तो इसमें देखिएगा कैसे प्राणी होते हैं? वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास, अब ध्यान देना, वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास किसी सुरक्षित स्थान पर मुक्त किए गए निषेचित अंडों, ध्यान देना, किसी पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर मुक्त किए गए निषेचित अंडों में होता है, तो उसे अंडप्रजक प्राणी कहते हैं। ध्यान देना, जैसे अस्थिल मछलियां हैं, मेंढक हैं, एम्फीबियंस प्राणी, रेप्टिलियंस प्राणी और पक्षी वर्ग देखो ना, बहुत सारे पक्षी हैं। तो पक्षी तो खूब अंडे देते हैं। रेप्टिलिया, जैसे आप देखिए रेप्टिलिया के अंतर्गत क्रोकोडाइल है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये सब क्या देते हैं? अंडज प्राणी है। और स्तनधारियों में आपको एक मिल जाता है एग्जाम्पल, डकबिल प्लेटिपस, जबकि स्तनधारी क्या होते हैं? सारे विविपेरस होते हैं। तो आप देखिएगा इनके जो अंडे होते हैं वो कठोर कैल्शियम युक्त आवरण से क्या होते हैं? ढके होते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में आप देखिएगा। अंडज परिभाषा लिखें इसकी पहले, वे प्राणी कैसे प्राणी? वे प्राणी जिनका या जिनके भ्रूण का विकास, वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास, वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास शरीर से बाहर, कहां पर? जिनका विकास शरीर से बाहर, कहां होता है? शरीर से बाहर, पर्यावरण के, शरीर से बाहर पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी सुरक्षित स्थान पर मुक्त किए गए निषेचित अंडों, मुक्त किए गए निषेचित अंडों में होता है, मुक्त किए गए निषेचित अंडों में होता है, तो उन्हें अंडप्रजक, या अंडज
तो उन्हें अंड प्रजाति या अंडज प्राणी कहते हैं, प्राणी कहते हैं। तो क्या परिभाषा है? वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास शरीर से बाहर पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर मुक्त किए गए, पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर मुक्त किए गए निषेचित अंडों में होता है, तो उन्हें अंड प्रजाति या अंडज प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे अस्थिल मछलियां, बोनी फिशेज, अस्थिल मछलियां, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी और पक्षी वर्ग आदि, ये सब क्या होते हैं? अंडज प्राणी होते हैं। अब किनकी क्या विशेषता होती है इन अंडों की? कि ये निषेचित अंडे कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। तो ध्यान देना, आगे देखें आप, जो ये अंडे दिए जाते हैं पर्यावरण में किसी सुरक्षित स्थान पर, तो इनमें किसका आवरण पाया जाता है? कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। तो आप देखिएगा, ये अंडे, ये निषेचित अंडे, ध्यान देना, कठोर कैल्शियम युक्त, कठोर कैल्शियम युक्त किसका कवच होता है? कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। कवच से ढके रहते हैं, ढके रहते हैं। जो एक निश्चित निवेशन अवधि ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए संतति जीवों को जन्म देते हैं। स्फुटन द्वारा नए संतति जीवों को जन्म देते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले। तो क्या होता है? ये निश्चित अंडे कठोर कैल्शियम युक्त, एक कठोर आवरण पाया जाता है कैल्शियम का, कवच, सॉरी कवच, कवच है, कवक नहीं है, कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन या निषेचन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा स्फुटन द्वारा, यह शब्द लिखो, ये स्फुटन द्वारा नए संतति जीवों को जन्म देते हैं। इसके बाद में जो प्राणी आता है वो आता है विविपेरस, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक दूसरा। दूसरा है सजीव प्रजक,
सजीव प्रजक, हम इसको ये भी कह सकते हैं सजीव प्रजक या शिशु प्रजक, शिशु प्रजक या जरायुज, जरायुज, जरायुज ध्यान देना, इसे बोलते हैं वेविपेरस। अंग्रेजी में क्या बोले हैं इसको? वेविपेरस, VVPAROUS, वेविपेरस। वेविपेरस। तो ध्यान दीजिएगा कैसे प्राणी होते हैं? वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास मादा जनक के शरीर के अंदर होता है और ये मादाएं पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? सजीव प्रजक या शिशु प्रजक, जरायुज प्राणी कहते हैं। इनको जरायुज क्यों कहते हैं? क्योंकि जरायु अर्थात प्लेसेंटा के द्वारा इनका क्या होता है? पोषण श्वसन वगैरह होता है, इसलिए जरायुज कहते हैं। तो परिभाषा लिखें इसकी, वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास, वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मादा जनक, मादा जीव, मादा जनक के शरीर के, मादा जनक के शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? वे प्राणी जिनके भ्रूण का विकास मादा जनक के शरीर के अंदर होता है और ये मादाएं पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं, और ये मादाएं पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं, और ये मादाएं पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं, इसलिए इन्हें सजीव प्रजक या शिशु प्रजक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुत्ता मछली, उदाहरण देखें, कुत्ता मछली, मछलियों में अपवाद है एक, कुत्ता मछली इसे बोलते हैं हम। उपास्थि मछली होती है, उपास्थि का बने होता है इसका अंतकंकाल। दूसरा बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू, और अधिकांश स्तनधारी प्राणी, और अधिकांश मैमल्स, स्तनधारी प्राणी। तो ये इसके अंदर ये होता है अधिकांश स्तनधारी प्राणी। अब आता है आपके, तो सजीव प्रजक हो गया, शिशु प्रजक हो गया या जरायुज हो गया। अब एक इनके बीच में और एक एग्जाम्पल मिलता है, जिसे बोलते हैं अंड जरायुज, ओवो विविपेरस, अंड जरायुज। तो वे प्राणी जिनमें मादा अपने शरीर में अंडों को भ्रूण में तो विकसित होने देती है, किंतु उनमें प्लेसेंटा अनुपस्थित होने के कारण, प्लेसेंटा जो होता है अपरा, अनुपस्थित होने के कारण उनमें पोषण नहीं होता है, और मादाएं अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे आपने सुना होगा कंगारू,
कंगारू में जो होता है, शरीर के अंदर क्या होती है, एक थैली होती है, इसमें बच्चों को फीड कराती है। मरता कहने का मतलब यह है कि कंगारू ऐसा प्राणी है जिसमें अर्धविकसित बच्चों को जन्म दिया जाता है, स्तनधारी प्राणी है ये। और एक होता है रेटल सर्प, रेटल सर्प भी ऐसा ही होता है, और एक सारक प्राणी भी ऐसे होता है। तो ये एग्जाम्पल और लिख लें आप, इसमें अंड जरायुज प्राणी ओविविपेरस, तीसरे प्रकार का जो भ्रूणीय विकास है उसको भी आप देख लें कि कैसे प्राणियों का विकास जन्म होता है। तो तीसरे प्रकार का है वो आ जाते हैं आपके अंड जरायुज, अंड जरायुज ओविविपेरस, 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 PAROUS, ध्यान देना। तो ये कैसे प्राणी होते हैं? वे प्राणी जिनमें, डेफिनेशन लिखें, वे प्राणी जिनमें, या ऐसे प्राणी जिनमें मादा अपने शरीर में, मादा प्राणी, मादा फीमेल, मादा बोलते हैं, मादा अपने शरीर में अंडों को भ्रूण में तो विकसित होने देती है, अंडों को भ्रूण में तो विकसित होने देती है, भ्रूण में तो विकसित होने देती है, किंतु उनमें प्लेसेंटा, किंतु उनमें प्लेसेंटा मुकदमे में अपरा नहीं होने के कारण, नहीं प्लेसेंटा नहीं होने के कारण उनमें पोषण नहीं होता है, उनमें पोषण नहीं होता है। अर्थात मादाएं अर्धविकसित बच्चों या अर्धविकसित शिशुओं को जन्म देती हैं, अर्थात मादाएं अर्धविकसित शिशुओं को जन्म देती हैं। तो ध्यान देना कैसे प्राणी है? वे प्राणी जिनमें मादा अपने शरीर में अंडों को तो भ्रूण में विकसित होने देती हैं, अंडों को तो भ्रूण विकसित होने देती है, किंतु उनमें प्लेसेंटा अपरा, ध्यान देना, प्लेसेंटा अपरा नहीं होने के कारण, मतलब अपरा क्या होता है? अनुपस्थित होता है, होने के कारण उनमें पोषण नहीं होता है, अर्थात मादाएं अर्धविकसित बच्चों को जन्म देती हैं। तो अपरा एक ऐसी रचना होती है जो भ्रूण और माता या मां के मध्य में एक ऐसी संरचना विकसित होती है जो माता से भ्रूण को पोषण समस्त क्रियाएं प्रदान होती हैं। तो इन प्राणियों में अपरा अनुपस्थित होता है, इसलिए अर्धविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें आप, रेटल सर्प, रेटल सर्प, और एक होता है सारक आदि। तो ये आपके किसके आधार पर थे? ये भ्रूण विकास स्थल के आधार पर प्राणियों के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। बाकी का जो इसके बाद में जो अगले वीडियो आपको
कल बताएंगे 16 वीडियो। धन्यवाद।